नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एडुटेरिया क्लासेस की तरफ से, एडुटेरिया टीम की तरफ से। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में तकरीबन 20,000 यानी कि 19,838 बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। अब सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा प्रश्न यही बच्चों का मेरे पास आ रहा है कि सर, इसकी तैयारी की एक सटीक रणनीति क्या होगी। तो इसी रणनीति को लेकर के मैं आज आप लोगों से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं, कुछ जो स्ट्रेटजीज है उसको मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और यकीन मानिए कि अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो ये वर्दी आपकी है। कहते हैं कि पुलिस वालों के जिंदगी के भी अजीब फसाने हैं, पुलिस वालों के जिंदगी के भी अजीब फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। यानी कि अगर आप इस सम्मानजनक पद पे जाना चाहते हैं, ये एक बहुत ही, आप देखते हैं कि आज भी भारत में जो महत्व एक पुलिस का है, जो जिम्मेवारी एक पुलिस की है, वो बहुत कम लोग निभा पाते हैं, या वो बहुत ही कम ऐसा डिपार्टमेंट है या संस्थान है जो इसकी जिम्मेवारी को निभा पाता है। आप कहीं भी जा रहे हो, देश की किसी भी कोने में हो, कोई भी समस्या हो, जो सबसे पहला आपके मन में जो ख्याल आता है वो होता है पुलिस। चाहे कहीं झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मारपीट हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी, कोई भी समस्या हो जाए, किसका याद आता है? तो पुलिस। तो ये पुलिस जो है वो एक तरीके से आप देखेंगे कि जो इंटरनल अपनी सिक्योरिटी है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, उसको देखती है। तो बिल्कुल इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे एक कटिंग है, बिहार सरकार, गृह विभाग, आरक्षी शाखा, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती 5 हार्डिंग रोड पटना। बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 663 के अंतर्गत परिशिष्ट 103 सिपाही की नियुक्ति की प्रक्रिया की कंडिका 1/6 लिखित परीक्षा का स्तर विस्तार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष का होगा। चलिए, वो तो ठीक है कि 10वीं कक्षा के समकक्ष का पेपर होगा, सिलेबस होगा। वैकेंसी की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल वैकेंसी लगभग 20,000 है बिहार पुलिस, यानी कि 19,838 वैकेंसी हमें मिल रही है। आपको चाहिए सिर्फ एक। अब इसके लिए जो बेहतर रणनीति होगा, इस रणनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं कि जो इसका लिखित परीक्षा होगा, या अगर हम बात करेंगे रिटन एग्जाम का, तो इस रिटन एग्जाम के लिए आपकी जो रणनीति होगी वो क्या होगी। हाँ, लेकिन मैं अगर आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लिए, आज से ही अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, तो निश्चित तौर से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी वर्दी आपको मिलेगी। ये वर्दी किसी को नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी। अब ये 5 रणनीति क्या है, 5 पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, डेली का शेड्यूल बनाएं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है या कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। इसमें स्पेशली जीएस पे आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना है कि शेड्यूल बनाते समय बिल्कुल रियलिस्टिक होना है। ये नहीं कि आज आपने हमारा वीडियो देख लिया, रात भर नींद नहीं आई, सुबह में 5 बजे नींद आपकी खुल गई और आपने एक इतना टाइट शेड्यूल बना दिया 18 घंटे का कि 3 दिन आपने फॉलो किया, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54। उसके बाद फिर 54 दिन तक आपको उठने का हिम्मत नहीं किया, मन ही नहीं आ रहा है कि अब बैठ के पढ़ें। तो ऐसा नहीं, एक रिलायबल शेड्यूल बनाना है, एक बेहतर शेड्यूल बनाना है, अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से कितने दिनों के अंदर हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसमें आप सब कुछ कर लें, अपने समाज को भी देख लें, पढ़ाई के लिए भी समुचित समय निकाल पाएं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी समय निकाल पाएं। तो भावावेश में आकर के, भावनाओं में आकर के ऐसा शेड्यूल नहीं बना देना है कि 24 घंटा में अब आप ढूंढने लगे कि काश कि दिन 30-32 घंटे का होता तो उसका भी मैं उपयोग कर लेता। ऐसा नहीं करना है। अपने आप को सीमित रखना है, 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं लेकर के जाना है किसी भी सूरत में, लेकिन वो डेली। तो दैनिक समय सारणी बना लें और उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन करें, यानी कि स्ट्रिक्टली एडहेरेंस करें उसका, कड़ाई से पालन। ये नहीं कि आज फॉलो कर लिया कल नहीं किया, चलो ठीक है आज नींद नहीं खुली कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये नहीं करना है। फिर
पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं या जिसको हम PYQs बोलते हैं, इस PYQs को आप लोग सॉल्व करेंगे। इस PYQs को सॉल्व करने से क्या होगा कि क्वेश्चंस के क्या तरीके हैं पूछने का, उसकी जो डिफिकल्टीज लेवल है वो कहां तक जा रही है, सिलेबस को किस तरीके से आयोग ने कवर किया है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे क्या होगा कि सिलेबस आपको समझने में आसानी मिलेगा, क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज को समझने में आपको आसानी मिलेगा। फिर अब जो आपने सिलेबस जो दिया हुआ है, जो आपको सिलेबस मिला हुआ है, उसको ठीक से समझना है और ना सिर्फ फैक्चुअल डाटाज को याद करना है, बल्कि उसके कंसेप्चुअल जो पार्ट है, जो अवधारणात्मक समझ है, उसको भी आपको ध्यान से करना होगा, या उसको भी आपको समझना होगा कि व्हाट इज द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन या दिस सिलेबस या दिस टॉपिक। क्योंकि जब तक आप अवधारणा को नहीं समझेंगे, उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक जो चीज आपने याद किया है, तो ठीक है, याद किया है तो सीधे सीधे आप टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, या तो याद है या तो नहीं है। लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पे भी आप फैक्चुअल आंसर निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस की अवधारणात्मक समझ होना जरूरी है, तो उसको उस हिसाब से तैयारी करना है। बाकी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा किताब किसके लिए पढ़ना है। फिर खुद के नोट्स बनाना। यहां पर देखिए, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, किताब को काला लाल नीला पीला करते जाएंगे, लेकिन वो एक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे। अब जब आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तो अंतिम समय में जाकर के आप फंस जाते हैं। अंतिम समय में आपके पास समय नहीं होता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। तो एक बार जब आप PYQs देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का पता लग जाएगा, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल प्रिपेयर्ड योर ऑन शॉर्ट नोट्स। अब ये जो शॉर्ट नोट्स जब आप बना लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, तो ये रिवीजन लास्ट टाइम में तो ये आपके लिए अमृत के समान होगा। यानी कि जैसे अमृत छलकता है ना पीने के लिए, वो उसी तरीके से अमृत के समान होगा जब आप लास्ट टाइम में इसका रिवीजन करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ लास्ट टाइम के लिए ही हमें रिवीजन को सोच करके नहीं रखना है। ये रिवीजन जो है ये हमारा बीच बीच में भी चलता रहना चाहिए, रिवीजन का आदत डालते रहना चाहिए। आपने वो लाइन सुना होगा ना कि करत करत अभ्यास होत जड़िमत जात सुजात, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। तो एक पतली सी जो रस्सी है रेशम की, वो भी बार बार आती जाती है तो कुएं का जो पत्थर होता है उस पे निशान पड़ जाता है। तो बिल्कुल जब तक आप लगातार रिवीजन नहीं करेंगे, जो आपने नोट्स बनाया, जो आप काम कर रहे हैं उसी के साथ नोट्स बनाते चलिए। ये अगर आप सोचेंगे कि बिल्कुल लास्ट में ही जाकर के मैं रिवाइज करूंगा, तो ठीक है, आप रिवाइज कर तो लेंगे लेकिन चीजें आपको याद नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है कि रिवीजन साथ ही साथ मतलब डेली 1 घंटा का आप बना लीजिए कि जो भी चीज आप पढ़ेंगे, जो भी नोट्स बनाएंगे, यू विल रिवाइज दैट थिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं, 5 रामबाण तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपनी लिखित परीक्षा को आसानी से पार कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर लिखित परीक्षा के बाद जो फिजिकल होता है उसकी क्या रणनीति। तो उसकी भी रणनीति है। जब आप जाते हैं फिजिकल में, तो चलिए फिजिकल में जब आप जाते हैं तो फिजिकल की क्या रणनीति है। तो फिजिकल की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब हम फिजिकल कॉम्पिटेंसी या PET की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको लगातार अभी से ही मेहनत करना होगा। जैसे कि मुझे याद है कि जब 1.6 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा था 6 मिनट में बिहार दरोगा में, जब उस समय BSSC CGL के थ्रू मैं गया हुआ था, 2016 की बात मैं बता रहा हूं। मतलब मुझसे नहीं दौड़ा गया, 2 राउंड में ही मतलब मैं थक गया। हालांकि मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया था क्योंकि मैं लगातार उस समय पढ़ा रहा था, मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं कर पाऊं, ठीक है, और मतलब बहुत इच्छा भी नहीं थी। बाद में मैं सेलेक्टेड भी रहा IB में, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं 4 साल तक इमिग्रेशन ऑफिसर का भी काम किया हूं। तो सबका अपना अपना फील्ड है। तो अब जब आप PET की बात करते हैं, फिजिकल दक्षता की जब आप बात करते हैं, तो आप क्या करेंगे कि समय
निकाल करके ऊंची कूद और शॉर्ट पुट का अभ्यास करते रहेंगे। क्योंकि जब तक आप ऊंची कूद का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका रिटर्न हो जाने के बाद अचानक से 4 दिन करके आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऊंची कूद का अभ्यास और शॉर्ट पुट का अभ्यास आपको लगातार करते रहना है। लगातार अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज करते रहना है, यानी कि अपने बॉडी का स्ट्रेचिंग करते रहना है, स्ट्रेच करते रहना है। उसमें जकड़ नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि दौड़ना भी शुरू ही नहीं किए कि पैर उठने से मना कर दिया, बोला कि ना भाई अब आज तो नहीं, बस रहने दो, यहीं पे लेट जाओ, लेट हो जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग करते रहना है। अपने व्यस्त समय जो आपका बिजी शेड्यूल है उसे प्रतिदिन दौड़ने का समय जरूर निकालें, क्योंकि दौड़ने से बेहतर कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। और फाइनली इसमें भी तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना ही दौड़ना है। तो जो आपका बिजी शेड्यूल है वो आप उसमें से जरूर निकालेंगे, किसके लिए? तो दौड़ने के लिए। और इसको आप अभी से ही फॉलो करें। अमूमन जो लोग 3 गलतियां कर देते हैं वो 3 गलती आपको नहीं करना है। वो 3 गलती कौन सी है? 3 गलती कभी नहीं करना है। वो गलती है खुद का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। तो आप गलती से बचेंगे और अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। एक तो बनाने से आपको चीजें याद रहेंगी, फिर समय के अनुसार उसको आप समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे, और फिर अंत में जैसा मैंने बोला कि ये आपके लिए अमृत के समान साबित होगा। तो बिल्कुल खुद का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है आपको। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। आपने वो मूवी देखा है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई पार्ट 2? ठीक है, उसमें कहता है कि आज का काम अगर कल पे मैंने छोड़ दिया तो कल बुरा मान जाएगा। और एक लाइन भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यानी कि अगर आज का काम, आज आपने जो टारगेट सेट कर लिया है, अगर इस काम को अगर आप कल पे छोड़ते हैं तो आप समझिए कि कल और आपके पास काम इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि काम का प्रेशर जो है, आज जो आपने लग्जरी में जो कल के ऊपर काम को छोड़ दिया, कल आपके पास प्रेशर और ज्यादा होगा, और ये प्रेशर और खतरनाक होगा आपके लिए, क्योंकि आप उस प्रेशर को नहीं झेल पाइएगा। आ रहा बात समझ में? तो आज का काम कल पे कभी नहीं छोड़ना। आज आपने जो टारगेट सेट किया है उसको एट एनी हाउ उसको आज ही पूरा करना है। ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि कल का काम परसों पे, परसों तरसों, फिर आपके पास इतना हो जाएगा कि फिर आप थक जाएंगे और छोड़ देंगे कि चलो अब नहीं होगा मुझसे। तो ये नहीं करना है। रिवीजन के लिए अंतिम समय का इंतजार मत करें। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते चलें, पीछे का कुछ न कुछ आप देखते चलें और उसको रिवाइज करते चलें। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन का आप कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन जरूर करें। अब एक और प्रश्न निकल करके आता है कि सर अंतिम समय में बड़ी समस्या हो जाती है, अंतिम समय में हम क्या करें? तो जब आप अंतिम समय में जब आप पेपर देने जाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो अंतिम क्षण क्या करें, यानी कि अंतिम क्षण में आपकी क्या रणनीति होगा, किस तरीके से आप इस प्रेशर से ओवरकम कर पाएंगे। ये बात है, अपने आप को स्वस्थ रखें। चाहे आप पेपर देने जा रहे हो, पीईटी देने जा रहे हो, आप अपने आप को क्या रखेंगे? तो स्वस्थ रखेंगे, यानी कि कीप हेल्दी। ये नहीं कि दौड़ने जाना है, पेपर देने जाना है, रात में ज्यादा खा लिए, पेट में गैस बन गया है, ठीक से बैठा नहीं जा रहा है, तो ये नहीं। अपने आप को कंट्रोल करना है, कीप हेल्दी, यानी कि स्वस्थ रखें। अपने प्रवेश पत्र को तैयार रखें। ये नहीं कि सेंटर पे जाने के बाद भागा दौड़ी कर रहे हैं, ठीक है, पैसा न कौड़ी, बीच बाजार दौड़ा दौड़ी, वो वाला हाल नहीं करना है। अरे बात समझ में? कि मतलब ये नहीं कि इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं कि अच्छा ये खुल जाता साइबर कैफे का दुकान तो आज प्रिंट आउट करा लेता। नहीं, ये सब आप पहले अपने पास सुरक्षित रख लें। सक्रिय और ऊर्जावान रखें, इंथुसियास्टिक रहें, एनर्जेटिक रहें, सक्रिय रहें। ये नहीं कि जहां पड़े हैं वहीं पड़े हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, सामने वाला खुद सोच सोच करके परेशान है कि आप पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं। तो बिल्कुल एनर्जेटिक रहें हमेशा। जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो इसका प्रभाव आपके पेपर पे पड़ेगा। और इसी के साथ अपने मस्तिष्क को शांत रखें। इसमें अशांति नहीं आने देना है, परेशान नहीं होना है। आपने जो मेहनत किया है, जो रणनीति को फॉलो किया है अभी से ही, ये निश्चित तौर पे आपको सफलता पे ले जाएगी। अगर आपने इन रणनीति को, पीछे वाली रणनीति को फॉलो नहीं किया तो फिर ये
आपका जो मन है वो अशांत रहेगा। तो मन को शांत करने के लिए क्या करना होगा कि जो अभी हमने रणनीति आपके साथ डिस्कशन किया, तो इन्हीं रणनीति को फॉलो करना होगा और इसी पे काम आज से अभी से शुरू कर देना होगा। और यकीन मानिए कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया टिल द डेट ऑफ एग्जाम, निश्चित तौर पे ये वर्दी आपकी है। तो बिल्कुल जरूर आप सभी लोग फॉलो करेंगे। जितनी चीजों को मैंने समझाया है 100% ये आपके लिए कारगर साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, सिलेबस के साथ मिलेंगे और कुछ पॉइंट्स के साथ मिलेंगे कि किस तरीके से आप पुलिस की तैयारी को अपनी धार दें, किस तरीके से आप बेहतर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।